आज हम बात करेंगे यूपी के उस गैंगस्टर की जिसने 40 सालों तक यूपी को अपने खौफ में रखा। खास करके इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जहां को वो बिलोंग करता था, वहां के लोग उसके जुल्म की कहानियां आज भी सुनाते हैं और आज भी उन कहानियों को याद करके या उन इंसिडेंट को याद करके उनके चेहरों पर खौफ आ जाता है। ये बात है अतीक अहमद की। अतीक अहमद इलाहाबाद का एक ऐसा नाम जो कि हर किसी के चेहरे पर खौफ का मंजर ला देता था, जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं करता था और जिसकी सिर्फ एक पॉलिसी थी कि जो उसके खिलाफ है उसको गोली मार दी जाए। अगर हम बात करें अतीक अहमद की अर्ली लाइफ या फैमिली लाइफ के बारे में, तो अतीक अहमद का जन्म 1960 में हुआ था। अतीक के पिता फिरोज एक तांगे वाले थे। अतीक के पिता फिरोज भी बहुत ज्यादा दबंग पर्सनालिटी के मालिक थे, आसपास के लोगों में अपना दबदबा बनाकर रखते थे। अब यहाँ पर अतीक के पिता को कुछ लोग पहलवान नाम से भी जानते थे, क्योंकि उनको अपना एक रुतबा बनाकर रखने में बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती थी। अब यहाँ पर जब इसी माहौल में अतीक का जन्म होता है, तब तब उसे भी वही माहौल मिलता है और ये माहौल उसको बहुत ज्यादा पसंद भी आता है और अपने पिता की तरह दबंग बनने की हमेशा कोशिश करता रहता है। साल 1979 में जब पहली बार अतीक अहमद 10th क्लास में फेल होता है और वहीं पर आकर वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अपने साथ में रहने वाले लड़कों के साथ मिलकर के एक छोटा सा गैंग बना लेता है। यहीं पर 17 साल का अतीक छोटी छोटी चोरियों में, छोटी छोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। वो रेलवेज के कुछ स्क्रैप भी चुराता है और इसी स्क्रैप चुराने के चक्कर में उसकी मुठभेड़ हो जाती है गुलाम मोहम्मद गुलाम से। मोहम्मद गुलाम भी उस समय छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज करता था और रेलवे के स्क्रैप चुराता था। अब यहाँ पर जब इस स्क्रैप चुराने के मामले में अतीक अहमद का मोहम्मद गुलाम से डिस्प्यूट हो जाता है, तो 17 साल का अतीक यहाँ पर मोहम्मद गुलाम की अपने मोहल्ले चकिया में, इलाहाबाद के मोहल्ले चकिया में जहाँ पर अतीक रहता था, मर्डर कर देता है चाकू से मार के। इस अतीक को अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पर अतीक पर 302 का मुकदमा चलने लगता है। 1980s में इलाहाबाद में चांद बाबा का नाम बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, इन्हीं क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से, इन्हीं रुतबे और रसूख की वजह से। चांद बाबा का रुतबा इतना ज्यादा था कि सब उनके नाम से खौफ खाते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार उनके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो उनको चांद बाबा के किसी जानने वाले ने एक हकीम का नाम सजेस्ट किया और उनसे ये कहा कि आप अपने भाई को यहाँ पर लेके जाओ, ये हकीम साहब बहुत जाने माने हैं और ये आपके भाई को ठीक कर देंगे। अब चांद बाबा जब अपने भाई को लेकर के उस हकीम के पास जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद चांद बाबा के भाई की डेथ हो जाती है। अब चांद बाबा इस इंसिडेंट से इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ना तो सिर्फ वो हकीम को मार देते हैं, बल्कि उस इंसान ने, उस शख्स ने जिसने उस हकीम का नाम सजेस्ट किया था, जिसके पास वो लेके गए थे अपने भाई को, उसको भी मार देते हैं। चांद बाबा का भी अपना एक गैंग था। एक बार की बात है जब चांद बाबा के गैंग के एक मेंबर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो चांद बाबा अपने ग्रुप को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस स्टेशन पर बहुत ज्यादा बमबारी करते हैं, क्योंकि चांद बाबा खुद भी बम बनाया करते थे। अपने गैंग मेंबर को वहां से छुड़ाकर ले आते हैं। साल आ चुका था 1985 और अतीक अहमद को जब चांद बाबा की पॉपुलैरिटी के बारे में ये पता चलता है, तब अतीक अहमद ये सोचता है कि चांद बाबा अगर इतने रसूखदार हैं तो चांद बाबा के ग्रुप को ज्वाइन करने में ही मेरी भलाई है, क्योंकि चांद बाबा मुझे पुलिस से भी बचा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मुकदमे तो चल ही रहे थे। वो चांद बाबा के गैंग को 1985 में ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर चांद बाबा के गैंग को ज्वाइन कर लेने के बाद में उनके गैंग मेंबर का वो एक मेन मेंबर बन जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया। उनका गैंग यही सारी हरकतें किया करते थे। 1986 में यूपी में अप्लाई होता है गैंगस्टर एक्ट और उस एक्ट में सबसे पहला नाम जो आता है वो होता है अतीक अहमद का। और जैसे ही अतीक अहमद पर 1986 में गैंगस्टर एक्ट लगता है, वैसे अतीक अहमद को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाती है। अब यहाँ पर 7-8 दिन तक अतीक अहमद का कुछ भी पता नहीं चलता है कि पुलिस उन्हें किस लोकेशन पर लेके गई है। जब अतीक अहमद के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो लोगों को ये लगता है कि अतीक अहमद का समय अब खत्म हो गया है और अतीक अहमद के बारे में अब किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। यहीं पर अतीक अहमद के जानने वाले एक एमपी का फोन जाता है उस पुलिस थाने में जहां से अतीक अहमद को अरेस्ट किया गया था और वो अतीक अहमद को छोड़ने के लिए कह देते हैं। और यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर के चलते अतीक अहमद को पुलिस को छोड़ देना पड़ता। अब वापस से अतीक अहमद जेल से बाहर आ जाता है
और इसी तरह से और वापस से अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर चांद बाबा की भी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी और चांद बाबा म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन लड़ते हैं और उस म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में चांद बाबा अपने रुतबे की वजह से, खौफ की वजह से जीत भी जाते हैं। यहाँ पर चांद बाबा की ये पॉपुलैरिटी, ये खौफ इलाहाबाद से बाहर निकल कर पहुँचती है सपा के लीडर मुलायम सिंह यादव के पास और वो ये कहते हैं, वो चांद बाबा को अपनी पार्टी की तरफ से एमएलए की इलेक्शन, बट चांद बाबा मुलायम सिंह को ये सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी पार्टी का टिकट चांद बाबा को देने की बजाय अतीक अहमद, जो कि उनके गैंग का एक मेन मेंबर था, उसको दे दे। लेकिन यहाँ पर चांद बाबा को मुलायम सिंह जब ये बात समझाते हैं कि इस टिकट पर जीतने के बाद अतीक अहमद का रुतबा चांद बाबा से बड़ा हो जाएगा, तब जाकर के ये चांद बाबा को बात समझ में आती है और वो अतीक से ये कहते हैं कि तुम कहीं से भी इलेक्शन लड़ो, बस इलाहाबाद से इलेक्शन तुम नहीं लड़ सकते। अब अतीक की पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि वो ना सुनने का आदी नहीं था। छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी इंसिडेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था और इस गुस्से के चलते वो ऐसी एक्टिविटी करता था जिसकी वजह से वो सामने वाले को बिल्कुल ही खत्म कर दे। अब यहाँ पर वो चांद बाबा से ये कहता है कि वो अकेले ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह से इलाहाबाद वेस्ट की सीट से इलेक्शन लड़ेगा और वहाँ पर जीत कर दिखाएगा। अब जब अतीक अहमद चांद बाबा के सामने ये दावा करता है तो चांद बाबा को लगता है कि अतीक अहमद का खौफ इतना ज़्यादा है और इतने ज़्यादा लोगों में ये पॉपुलर है अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से, अपनी बैड एक्टिविटीज़ की वजह से, कि लोग डर के मारे इसी को वोट देने वाले हैं, ये इलेक्शन को जीत सकता है। यहाँ पर चांद बाबा अतीक के अगेंस्ट अपने गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर के कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि वो अतीक को ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पर ये बात उड़ती उड़ती अतीक के किसी गैंग मेंबर के पास पहुँच जाती है और वो ये बात अतीक के गैंग मेंबर को बताता है, क्योंकि अब तक अतीक अपना अलग से चांद बाबा से अलग होकर के गैंग बना चुका था। तो अतीक को जब ये बात पता चलती है तो वो काउंटर अटैक की तैयारी कर तो लेता है, लेकिन चांद बाबा को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलने देता है। चांद बाबा मौका देख करके अतीक और अतीक के गैंग पर अटैक करते हैं और अटैक करने के साथ ही, क्योंकि चांद बाबा को लगता था कि अतीक ये सब एक्टिविटीज से बिल्कुल ही ज्यादा अनअवेयर है, उन्हें अतीक के गैंग की तरफ से किसी भी तरह के काउंटर अटैक की उम्मीद नहीं होती। यहाँ पर अतीक भी पूरी तैयारी के साथ आया था और वहीं पर गोलियों की बौछार होने लगती है, दोनों गैंग्स के बीच में गैंग वॉर होने लगती है और यहाँ पर अतीक के हाथ चांद बाबा का कत्ल हो जाता है। और यही नहीं, अतीक ने चांद बाबा के ग्रुप के हर एक मेंबर का भी कत्ल कर दिया। पर जब इलेक्शंस होते हैं तो अतीक जाहिर सी बात है अपने खौफ के दम पर इलेक्शन को जीत जाता है। तो जैसे ही पॉलिटिकल सपोर्ट उसे मिलता है वैसे ही अतीक की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। अतीक अहमद को लैंड माफिया भी कहा जाता था, क्योंकि अतीक अहमद बहुत से लोगों की ज़मीन को इलीगली हथिया लेता था। जहाँ पर भी जो भी ज़मीन उसे पसंद आती थी वो उस ज़मीन पर इलीगली कब्जा कर लिया करता था। उसने कई सारे बिजनेसमैन की ज़मीन और उनकी शॉप्स को कब्जे में किया। उसके इस बढ़ते हुए रुतबे को देख करके मुलायम सिंह यादव, जो सपा पार्टी के लीडर थे, वापस से अतीक अहमद को ऑफर देते हैं अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने की। 1996 में सिविल लाइंस के एरिया में अतीक के भाई अशरफ ने अशोक साहू नाम के एक बिजनेसमैन का कत्ल कर दिया। अब अतीक का भाई अशरफ भी एक हिस्ट्री शीटर था और कई सारे केसेस उसके ऊपर चल रहे थे। इस टाइम पर अतीक का दबदबा इतना ज़्यादा था कि अतीक ने जिस टाइम पर अशोक साहू का मर्डर सिविल लाइंस पे हुआ था उस टाइम पे अतीक की एंट्री करवा दी एक पुलिस स्टेशन के अंदर, मतलब एक ऐसा एविडेंस क्रिएट कर दिया कि जिस समय मर्डर हुआ था उस समय अशरफ जेल में मौजूद था, तो वो तो मर्डर कर ही नहीं सकता है। इस तरह का दबदबा था अतीक अहमद का। अब यहाँ पर 2002 में आती है सरकार मायावती की। मायावती अतीक अहमद की सारी हरकतों से वाकिफ थी और उसे डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रही थी। यहाँ पर एक दिन के अंदर ही अतीक अहमद पर 113 चार्जेस लगा दिए जाते हैं और अतीक को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर अतीक का जेल आना जाना बार बार लगा रहता है। अब यहाँ पर साल आ जाता है 2004 और अतीक अहमद की पॉपुलैरिटी, अतीक अहमद के खौफ और उसके दबदबे को देखते हुए सपा के लीडर मुलायम सिंह यादव उस साल के लोकसभा इलेक्शन में अतीक अहमद को टिकट ऑफर करते हैं और वो ये जो टिकट ऑफर करते हैं वो इलाहाबाद की बहुत इंपॉर्टेंट सीट फूलपुर से ऑफर करते हैं।
वो अतीक अहमद को ये कहते हैं कि अगर वो इस सीट से इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो सीधे पार्लियामेंट पहुंच सकता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा और उसका रुतबा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये फूलपुर की सीट इलाहाबाद की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीट मानी जाती है। इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ से जानी जा सकती है कि ये सीट से हमेशा गांधी परिवार लड़ा करता था। अब यहाँ पर अतीक अहमद जब फूलपुर की सीट से इलेक्शन लड़ने की बात को एक्सेप्ट करता है, इलाहाबाद की वेस्ट की सीट पर वो अपने भाई अशरफ को इलेक्शन लड़ने की बात कहता है और अशरफ से ये कहता है कि वो इस सीट पर, जिस पर अतीक अहमद हमेशा से जीतता आया है और उसका एक रसूख है, उस सीट पर उसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पर अशरफ इस सीट पर खड़ा हो जाए ताकि ये दोनों सीट्स अतीक अहमद की फैमिली के कब्जे में ही रहे। अशरफ इलाहाबाद वेस्ट से अपना पर्चा भर देता है। वहीं पर बीएसपी की लीडर मायावती अपने एक कैंडिडेट राजू पाल को इलाहाबाद वेस्ट की सीट का टिकट देती है। अब राजू पाल की अगर हम बात करें तो राजू पाल भी एक बहुत कुख्यात हिस्ट्री शीटर था और उसके ऊपर भी 25 से ज़्यादा केसेस चल रहे थे। राजू पाल कभी अतीक अहमद के गैंग के साथ भी काम किया करता था और राजा भैया जो प्रतापगढ़ के एक बहुत ही जाने माने रसूखदार, एक दबंग किस्म के इमेज रखने वाले सांसद ड्राइवर भी बन चुका था। अब यहाँ पर राजू पाल ने अतीक अहमद और अशरफ को एक ओपन चैलेंज दे दिया। अब यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और इस सीट पर अशरफ हार जाता है 4000 वोटों के साथ। राजू पाल इस सीट को कब्जे में कर लेता है। अब जैसे ही राजू पाल इस सीट को कब्जे में कर लेता है, वैसे ही अतीक अहमद को ये बात बहुत ज़्यादा चुभ जाती है कि उन्हीं के साथ काम करने वाला एक गैंग का मेंबर, एक छोटा सा गैंग का मेंबर उस सीट को हथिया ले गया जिस पर वो हमेशा से जीतता आया है। अब अतीक अहमद एक बहुत ही ज़िद्दी पर्सनालिटी था। वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता था। वहाँ पर राजू पाल की भी अपनी एक अलग ठसक थी और उसका एक अलग ही रुतबा था और साथ ही साथ मायावती जैसी बड़ी लीडर का उसके सर पे हाथ भी था। इस वजह से वो भी किसी तरह से भी दबने को तैयार नहीं था। यहाँ पर अतीक अहमद ने राजू पाल पे कई हमले करवाए, लेकिन हर हमले में राजू पाल बचता चला गया। साल आ जाता है 2005 और 26 जनवरी के 2 दिन पहले राजू पाल अपने काफिले के साथ अपने गांव की तरफ जा रहा था। वो अपने गांव को पहुंचने वाला होता है। उसके काफिले के ऊपर जिस गाड़ी में राजू पाल बैठा हुआ था, अशरफ और उसके गैंग के कुछ मेंबर्स ने उस गाड़ी पर राजू पाल के ऊपर 19 गोलियों से फायर कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ये फायरिंग शुरू हुई तो दोनों गैंग्स के बीच में फायरिंग होने लगी और वहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल मच गया। पर कई और लोगों की भी जाने गई, कई लोग घायल भी हुए। अब जैसे ही राजू पाल को 19 गोलियां लगने की बात पता चली, वैसे ही उनके गैंग मेंबर्स ने राजू पाल को बचाने की कोशिश की। उनको ये लगा कि अगर राजू पाल में थोड़ी बहुत भी जान बाकी है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जा करके बचाया जा सकता है। फटाफट से राजू पाल के गैंग के मेंबर एक ऑटो वाले को रोकते हैं और ऑटो में राजू पाल को बिठा करके हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। अशरफ का खौफ और अशरफ की दबंगई आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अशरफ को जब इस बात को पता चलता है तो वो इंश्योर करने के लिए कि राजू पाल हॉस्पिटल जिंदा ना पहुंच पाए, उसके बचने की कोई भी पॉसिबिलिटी ना रह जाए, वो वापस से उस ऑटो को फॉलो करता है और उस ऑटो पर जिसमें राजू पाल सवार था अपने गैंग के कुछ मेंबर्स के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करता है ताकि राजू पाल की वहीं पर डेथ हो जाए। इस फायरिंग में वापस से राजू पाल के गैंग के कुछ और मेंबर्स की डेथ हो जाती है। इस एरिया में ये हो रहा था, उस एरिया में कम से कम 4 से 5 तक पुलिस स्टेशंस मौजूद थे, लेकिन किसी भी ऑफिसर्स की इतनी हिम्मत नहीं थी, अतीक अहमद का इतना ज़्यादा खौफ था कि इस इंसिडेंट को रोकने की किसी भी पुलिस स्टेशन की तरफ से पहल नहीं की गई। अब यहाँ पर राजू पाल की डेथ हो जाती है। राजू पाल की इस तरह से दिन दहाड़े मर्डर के बाद लोगों में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का खौफ और ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे ही आप इंसान अपने बुरे कामों के पीक पर पहुंचता है, एक ऐसा इवेंट ज़रूर होता है जो उसके पूरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, उसके डाउनफॉल का रीज़न बनता है। राजू पाल का मर्डर ही अतीक अहमद की ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट था, वो डाउनफॉल का पॉइंट था जहाँ से उसकी लाइफ डाउनफॉल में जाना शुरू हो गई। अब राजू पाल के मर्डर के बाद क्योंकि राजू पाल की शादी 9 दिन पहले ही हुई थी, पूजा पाल जो उनकी पत्नी थी, बीएसपी की लीडर मायावती ने पूजा पाल को इलाहाबाद वेस्ट की टिकट दी। यहाँ से अशरफ भी खड़ा होता है।
और अशरफ इस इलेक्शन को जीत जाता है। पूजा पाल इसमें हार जाती हैं। फिर से 2007 के इलेक्शन होते हैं और बीएसपी फिर से पूजा पाल को अपने कैंडिडेट के तौर पर इलाहाबाद वेस्ट की सीट से खड़ा करती है। इस बार अशरफ को पूजा पाल 10,000 वोटों से इलाहाबाद वेस्ट की सीट से हरा देती है। अब यहाँ पर पूजा पाल की विक्ट्री के साथ ही मायावती की गवर्नमेंट वापस से अतीक अहमद के पीछे पड़ जाती है और अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अतीक अहमद को जेल भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर साल आ जाता है 2008, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की और कांग्रेस की उस समय यूएस से एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। अब इस न्यूक्लियर डील को साइन करने के लिए कुछ एमपीज का फेवर कांग्रेस को चाहिए था और कांग्रेस ने इसकी हेल्प मांगी मुलायम सिंह से। उनसे ये कहा गया कि आप अपने कुछ एमपीज का सपोर्ट हमें दीजिए ताकि हम इस न्यूक्लियर डील्स को यूएस के साथ साइन कर सकें। अब मुलायम सिंह ने कांग्रेस की मदद की और 12 सांसदों की लिस्ट भेजी कांग्रेस की हेल्प के लिए ताकि वो सेंटर में जाकर के वोट कर सके कांग्रेस के फेवर में। इस लिस्ट में अतीक अहमद का भी नाम था और इसी बिना पर अतीक अहमद को जेल से बेल मिलती है और वो जाते हैं संसद की तरफ कांग्रेस के लिए वोट करने और वहां पर वो कांग्रेस के अगेंस्ट वोट कर देते हैं। जब वो कांग्रेस के अगेंस्ट वोट कर देते हैं, मुलायम सिंह इस बात से बहुत खफा हो जाते हैं और उनसे हाथ अपना खींच लेते हैं। पर अतीक अहमद कंटिन्यूली इलेक्शन हार ही रहे थे। 2012 में वापस से इलेक्शन होते हैं और अतीक अहमद जो कि उस समय जेल में मौजूद थे वो अपील करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि उसे भी इलेक्शन लड़ने की परमिशन दे दी जाए। अब कोई भी जज उसकी इस एप्लीकेशन पर गौर करने के लिए तैयार ही नहीं था। इतना ज़्यादा अतीक अहमद का वहाँ पर खौफ हुआ करता था कि अगर वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे तो अतीक अहमद से उसको जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि अतीक अहमद की एक ही पॉलिसी थी, जो भी उसके खिलाफ है उसका वो डे लाइट में सब पूरी पब्लिक के सामने उसको गोली मारता था। इतना ज़्यादा आतंक था, इतना ज़्यादा पावर थी उस समय अतीक अहमद के हाथों में। यहाँ पर जब एक जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी दी, मगर वो वापस से पूजा पाल के हाथों हार जाता है, उसी सीट से जिस सीट से वो हमेशा जीता करता था। अब साल 2012 में वापस से सपा की गवर्नमेंट आ जाती है यूपी में। यहाँ पर जब सपा की गवर्नमेंट आ जाती है और अखिलेश यादव सीएम बन जाते हैं, तब अतीक अहमद की एक्टिविटीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। साल 2015 अगस्त में अतीक अहमद लखनऊ के एक बिजनेसमैन, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सुशील गुरनानी की एक ज़मीन पर इलीगल कब्जा करने की कोशिश करता है। वो वहाँ 50 लोगों को लेकर पहुँच जाता है और इन 50 लोगों के पास हर तरह के हथियार मौजूद होते हैं और उस ज़मीन को कब्जा करने की पूरी कोशिश करता है। सुशील गुरनानी इसकी कंप्लेंट पुलिस में करता है और पुलिस जैसे ही वहाँ पहुँचती है, तब तक अतीक वहाँ से जा चुका होता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, सारी सिचुएशन को हैंडल करती है और वहाँ पर कब्जा नहीं होने देती है। अब अतीक अहमद की जैसी कि उसकी पर्सनालिटी थी, वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि इस तरह से पुलिस ने उसको रोक दिया सुशील गुरनानी की कंप्लेंट के चलते। अब इस बात का बदला लेने के लिए अतीक अहमद सुशील गुरनानी के लखनऊ के होटल में पहुंचता है 20 लोगों को लेकर के और वहां होटल में मौजूद सारे सीसीटीवी कैमरा को ऑफ करवा देता है ताकि उसके अगेंस्ट कोई विटनेस ना रहे, कोई एविडेंस ना रहे, और अपनी एक फोटो मैनेजर से खींचने के लिए कहता है और वो ये कहता है कि तुम उसी पुलिस ऑफिसर को भेजो जिसको लेकर के जमीन पर आए थे जहां मैं कब्जा करने गया था, और मैं देखता हूं कि कौन सा ऐसा पुलिस वाला है जो मुझे रोक पाता है। कहा जाता है कि सुशील गुरनानी इस इंसिडेंट से इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि इस इंसिडेंट की कंप्लेन वो पुलिस में करते ही नहीं है। इस तरह का खौफ, इस तरह का आतंक बना रखा था अतीक अहमद ने। अब तक अतीक अहमद ने बहुत ज़्यादा लोगों की ज़मीन एक्वायर कर ली थी, एक तरह का लैंड माफिया बन गया था, हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ वो कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में उसका नाम भी फेमस हो गया था बहुत ज़्यादा। इस वजह से अखिलेश यादव ने उससे दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद भी साल 2016 में मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद को टिकट देते हैं अपनी पार्टी का कानपुर कैंट से इलेक्शन लड़ने के लिए। अब ये इलेक्शंस की तैयारियां चली रही थी, तभी अतीक अहमद को खबर मिलती है कि उसकी पहचान के एक लड़के को उसके कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। तब अतीक अहमद अपने गैंग के कुछ लोगों को लेकर के उस कॉलेज में पहुंचता है और उस कॉलेज के मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा बदसलूकी करता है, उनके साथ मारपीट करता है, उनको धमकाता है कि क्यों उस लड़के को सस्पेंड कर दिया गया और क्यों उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा। अब ये सारा इंसिडेंट सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है और ये फुटेज लीक हो जाती है और वायरल हो जाती है।
जैसे ही ये फुटेज वायरल होती है, सपा के लीडर्स तक ये बात पहुंचती है, तो सपा के लीडर्स अतीक अहमद से दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अतीक अहमद ने अपनी पावर को और लोगों के अप्रूवल को वापस से सपा की पार्टी को प्रूव करने के लिए रैली ऑर्गेनाइज करने की सोची, जिसमें 500 कारों का काफिला शामिल था और ये रैली इलाहाबाद से कानपुर जाने वाली थी। इस रैली में अतीक अहमद सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठा हुआ था और इस रैली की वजह से, क्योंकि ये 500 कारों का काफिला था, इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूसेंस भी क्रिएट होता है, ट्रैफिक जैम्स भी लगते हैं, लोगों को परेशानी भी होती है। ये दांव जो अतीक अहमद का होता है ये उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पार्टी की इमेज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही थी, क्योंकि वजह से अखिलेश यादव उसको पार्टी से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अतीक अहमद के ऊपर इतने सारे चार्जेस लगते भी थे, केसेस चलते भी थे, सबको अतीक अहमद की एक्टिविटीज़ के बारे में पता भी था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती थी कि उसको सज़ा इसलिए नहीं मिल पाती थी क्योंकि अतीक अहमद को खौफ इतना ज़्यादा था कि उसके सामने कोई भी की विटनेस सामने आता ही नहीं था, कि वो अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत करता ही नहीं था। क्योंकि अगर किसी ने अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने की कोशिश भी की या सोचा भी, तो अतीक अहमद की सिर्फ एक ही पॉलिसी थी, उसे सीधा जान से मार देना, बिना किसी धमकी के, बिना किसी बात के। सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही फैसला होता था, उस इंसान को जो उसके खिलाफ है जान से मार देना। अब साल 2018 में जब अतीक अहमद देवरिया के जेल में मौजूद था, तब वो देवरिया के जेल से ही अपनी एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चलाता रहा। 2018 को अतीक अहमद के गैंग के मेंबर्स उस देवरिया जेल में मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन को लेके जाते हैं। अतीक अहमद के कहने पर उसको किडनैप करके लेके जाते हैं और वहाँ पर अतीक अहमद मोहित जायसवाल के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करता है और बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करता है। और ये एक वीडियो रिलीज़ हो जाती है और ये मीडिया में चली जाती है और मीडिया इस बात को बहुत ज़्यादा उछालती है और बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करती है, हमें स्टेशन पर क्वेश्चन मार्क लगाती है। अब यहाँ पर वापस से सोचा गया कि अतीक अहमद को बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से वो अपनी एक्टिविटीज़ चला रहा है, लेकिन बरेली जेल अतीक अहमद को अपने यहाँ रखने से मना कर देती है। देवरिया जेल में अतीक अहमद का सरेआम बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को धमकी देने का वीडियो जब वायरल होता है, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप होती है, तब सीबीआई यहाँ पर अतीक के 15 गैंग मेंबर्स को और अतीक के बेटे असद को भी पूरे इंसिडेंट का अक्यूज बनाती है। फाइनली अतीक अहमद को, क्योंकि अतीक अहमद का यूपी में बहुत ज़्यादा दबदबा था, तब ये सोचा गया कि यूपी से हटा करके किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसी के चलते अहमद को अहमदाबाद के साबरमती जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहीं पर इसी के साथ ही साल 2018 तक गवर्नमेंट आ जाती है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जो कि माफिया को सप्रेस करने के लिए जाने जाते हैं और उनका ये कहना था कि वो सारे माफियाज को मिट्टी में मिला देंगे। अब ये सारी बातें होते होते साल आ जाता है 2022। समय यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, जिन्होंने माफिया को मिट्टी में मिलाने का पूरा दृढ़ संकल्प कर रखा था। माहौल में राजू पाल मर्डर केस का एक की विटनेस सामने आता है, जिसका नाम था उमेश पाल। उमेश पाल राजू पाल का कजिन ब्रदर था, जो कि इस केस में अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो उस समय वही मौजूद था जब राजू पाल का मर्डर किया गया था। राजू पाल वही है जो साल 2005 में अशरफ ने, जिसका डे लाइट में 19 गोलियां मार करके मर्डर किया। अब जैसे ही अतीक के गैंग को उमेश पाल के नाम के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि ये अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है, फरवरी 2023 में अतीक अहमद का बेटा असद पिता की तरह डे लाइट में ही उमेश पाल को उसके घर में घुस करके अपने एक दोस्त के साथ मार देता है। अब जैसे ही ये मर्डर केस की बात सामने आती है, यूपी की पुलिस हाथ धोकर के असद के पीछे पड़ जाती है और असद को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी कर देती है। और वहीं 14 अप्रैल 2023 को असद को झांसी के करीब पुलिस एनकाउंटर में पुलिस मार गिराती है। 14 अप्रैल 2023 को जैसे ही असद की मौत होती है, ये खबर पहुंचती है अतीक अहमद के पास। उस समय अतीक अहमद अपनी पेशी के लिए साबरमती जेल से इलाहाबाद लाया गया था
और वहां पर उसको मेडिकल करा करके वापस से अहमदाबाद भेजा जाना था। उस समय अशरफ भी उसके साथ ही मौजूद था क्योंकि दोनों की एक साथ ही पेशी होनी थी। जैसे ही ये अपना मेडिकल करा के उस हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे, वहीं पर वहाँ पर उन्हें मीडिया घेर लेती है, उनसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछने लगती है। वहीं पर वहाँ मीडिया की आईडी पहने हुए 3 यंगस्टर्स आते हैं और धड़ाधड़ अतीक और अशरफ पर फायरिंग करने लगते हैं और जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं और यहाँ पर अंत हो जाता है अतीक अहमद का, क्योंकि गोलियों की बौछार से अतीक अहमद और अशरफ दोनों की मौत हो जाती है। यहाँ पर ख़त्म होता है अतीक अहमद के आतंक का सिलसिला। इलाहाबाद के जिस भी नागरिक ने, जिस भी इंसान ने इस न्यूज़ को सुना, इस न्यूज़ के बारे में जाना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एक ऐसा गैंगस्टर जिसके साए के तले इलाहाबाद के रहने वाले लोग आज तक आतंकित थे, उसका अंत हुआ। और उसी तरह से अंत हुआ जिस तरह से वो हर किसी के साथ किया करता था। जिस तरह से वो बीच बाजार में सबको गोली मार करके, अपने खिलाफ बोलने वाले को गोली मार करके ख़त्म कर दिया करता था, उसका नामो निशान मिटा दिया करता था, उसी तरह से आज उसका नामो निशान मिट